डेट है आज 24 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पर बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना वर्ल्ड्स फर्स्ट जीएम रबर सैपलिंग। जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का प्लांट लगाया गया है। वर्ल्ड में सबसे पहला प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? ये असम में गुवाहाटी के पास एक रिसर्च फार्म है, सरुतारी रिसर्च फार्म, इसमें लगाया गया है। ये रबर बोर्ड है, सरुतारी रिसर्च फार्म, यहाँ पे लगाया गया है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। ये है रबर का प्लांट जो लगाया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है? मॉडिफाइड का मतलब होता है अल्टर करना, चेंज करना, और जेनेटिकली मतलब जीन को अल्टर करना। जैसे इसका सीड है, जैसे हर एक इंसान में, चाहे पेड़ हो, प्लांट्स, ट्री, किसी में भी, सब में सेल्स होती हैं और उसमें क्रोमोजोम होते हैं, जीन होते हैं, डीएनए होते हैं। तो इसके जीन में अगर चेंज कर देते हैं ना, तो ये प्लांट क्या है, इसकी जो पहले क्वालिटी थी उससे डिफरेंट हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगा। तो इसको जीन को अल्टर कर देते हैं। मान लो कुछ ऐसे टाइप का जीन होगा, इसके जीन को, ये इसको काट के यहाँ पे दूसरा जीन लगा देंगे, तो ये हो गया जीन का अल्टर करना, जीन का मॉडिफाई करना। इसी को बोल देते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड ये प्लांट बन गया, क्रॉप बन गई, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये जो लगाया गया है, इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि ये, इसमें क्या है, ये कोल्ड रीजन में लगाया जाता है। विंटर, जब विंटर आती है, सर्दी आती है, तो यहाँ पे सीवियर कोल्ड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो अब ये जीन इस क्वालिटी का है जो इसमें डाला है। इसमें डालने से ये रबर प्लांट, कोल्ड जितनी भी हो जाए, रबर प्लांट उसको सहन कर सकेगा, टॉलरेट कर सकेगा। मतलब जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये रबर के जो प्लांट होते हैं ये मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये ठंड से ख़राब नहीं हो सकेंगे। किसने ये डेवलप किया है? ये जो प्लांट बनाया है, एक इंस्टीट्यूट है केरल में, केरल बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इस इंस्टीट्यूट ने ये डेवलप किया है। देखो आपके एग्जाम में, यूपीएससी के प्रीलिम में एक बार मस्टर्ड की वैरायटी पूछ रही थी, कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। आप 2015-16 का लगभग क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो, उसमें मिलेगा आपको। मस्टर्ड की वैरायटी पूछ रही थी कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है। तो ये आपको याद रखना है, केरल बेस्ड इंस्टीट्यूट है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने डेवलप की है। और ये जो जीन इसमें डाला है, वो जीन का नाम क्या है? उस जीन का नाम है एमएन सोड, मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डाइमुटेज। ये जीन का नाम है, ये इंसर्ट किया है, ये जीन का नाम है। और ये जीन लिया कहाँ से है? ये जीन रबर के प्लांट से ही लिया है, खुद इसके रबर से के प्लांट से ही लिया है। और रबर के प्लांट से लेके रबर के जीन के सीड में जो बीज होता है उसमें डाल दिया, उसको अल्टर कर दिया और इसे जीएम क्रॉप बना दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये बस इतना याद रखना है, इसमें रबर के प्लांट से ही ये जीन लिया है, उसी में डाला है। जीन का नाम एमएन सोड है, मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डाइमुटेज। और किसने किया है? केरल बेस्ड का एक, केरल में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने डेवलप किया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है असम्स जोरहट होस्टेड स्पेशल इंटरनेशनल टी डे ऑक्शन। ये जोरहट एक असम में प्लेस है, जगह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टी की खेती होती है। मतलब चाय के बागान होते हैं, वहाँ पे चाय की खेती होती है, एग्रीकल्चर होती है। इसी वजह से इसको, जोरहट को टी कैपिटल भी बोला जाता है असम की। असम की टी कैपिटल या चाय की राजधानी बोला जाता है जोरहट जगह को। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का ये फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे स्पेशल ऑक्शन हुआ जून 21 को। 21 जून को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, पहला पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस एज ए मनाया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, स्पेशल ऑक्शन किया गया वहाँ पे। स्पेशल ऑक्शन का क्या मतलब है? स्पेशल का तो मतलब आप जानते हो खास तौर पे, और ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना, बिक्री करना। जैसे क्या होता है, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, मूवीज़ में किसी का घर बेचते हैं ना, पुराना आदमी होता है, कोई घर बेचता है, अपना मर जाता है वो, और उसको नीलाम करते हैं, बिक्री लगती है, बोली लगाते हैं उसमें कि हम 1 करोड़ देंगे, फिर दूसरा आएगा 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे बोली लगती है ना, ऐसे ऑक्शनिंग करते हैं, नीलामी करते हैं किसी चीज़ की। तो इसमें किस चीज़ की नीलामी की गई है? 21 जून को जो ये फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे था, इसमें चाय की गई है। 1 महीने पहले चाय के जो बेस्ट लीव्स थे, चाय के पत्ते थे, चाय के पत्ते तोड़े और वो पत्तों को इस दिन स्पेशल ऑक्शनिंग की। और जिसने ऑक्शनिंग की वो कंपनी कौन सी है? जिस कंपनी ने की है, कंपनी का नाम है, ये है एम जंक्शन सर्विस लिमिटेड। ये ई कॉमर्स फर्म है। ई कॉमर्स का मतलब है ये इंटरनेट पे एक्टिव है। जैसे ई कॉमर्स कंपनी, जैसे अमेजन है, अमेजन भी एक ई कॉमर्स कंपनी है, इंटरनेट पे सब कुछ माल वगैरह बेचती है, ऐसे ही एक ई कॉमर्स कंपनी है। इंडिया की लार्जेस्ट बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स फर्म है ये एम जंक्शन सर्विस लिमिटेड, जिसने ये ऑक्शनिंग कराई है फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे पे। तो इसमें आपको
ये याद रखना है। जोरहट कहाँ पे? असम में। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019। 2019 की एक रिपोर्ट दी है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी सुसाइड हुई, कितने लोगों ने आत्महत्या की। ये रिपोर्ट जारी किसने की है? WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 1948 में बनी थी। इसमें की फाइंडिंग्स क्या देखी गई, मतलब इसमें क्या क्या रिसर्च किया, क्या क्या इसमें निकल के आया है। जो रिपोर्ट जारी की है WHO ने, रिसेंटली रिलीज की है ये। इसमें देखा कि वर्ल्ड क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसका टारगेट है कि पूरे ग्लोबल में सुसाइड के जितने भी मोर्टेलिटी रेट है उसको बाई थर्ड रिड्यूस करना है। मतलब जितने भी अभी सुसाइड के केस होते हैं उनको 1/3 रिड्यूस करना, कम करना है। जितनी भी सुसाइड से डेथ होती हैं उनको कम करना है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट, मतलब डेथ रेट मतलब मृत्यु दर, जितने लोग मरते हैं उनमें से 1/3 को रिड्यूस करना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एक 15 नंबर का लगभग, उसमें थ्री नंबर का, 3 नंबर में कुछ पार्ट दिए हुए हैं, 3.15 1 2 3 4 5 ऐसे। उनमें से एक सुसाइड का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने 2015 में अडॉप्ट किए थे और 2030 तक हासिल करने हैं। ऐसे 17 गोल हैं और 169 टारगेट हैं। 169 टारगेट का मतलब यही है, 17 गोल हैं, उन्हीं के पार्ट हैं। जैसे 1 गोल है, सेकंड गोल है, थर्ड है, इन्हीं के पार्ट है। 1.1 1.2 ऐसे इनके बहुत सारे पार्ट हैं। 2 के फिर ऐसे 2.1 2.2। जैसे मान लो हेल्थ से रिलेटेड एक गोल हो गया कि हेल्थ इंश्योर करनी है पूरे वर्ल्ड वाइड, ऐसे कुछ गोल हैं इनमें। जैसे पॉवर्टी से हो गया, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को, हेल्थ हो गया। तो हेल्थ के बहुत सारे इनमें भी होंगे। जैसे मान लो हेल्थ का कोई नंबर का गोल है, उसमें से कम करना है। जैसे एक बार मान लो कोई बीमारी के लिए, मलेरिया को की केस कम करना है, एक गोल ऐसे हो गया। एक हो गया मान लो HIV को कम करना है। तो ऐसे बहुत सारे टारगेट हैं। वो 169 टारगेट है लेकिन गोल टोटल 17 है। इन्हीं के पार्ट हैं जो टोटल 169 टारगेट हो जाते हैं। तो ऐसे सुसाइड का भी एक गोल है जिसको 1/3 तक कम करना है। तो ये WHO ने ये बोला अगर ये ही सुसाइड का रेट चलता रहा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो अचीव नहीं कर पाएगा पूरा वर्ल्ड। क्योंकि 2019 में जो सुसाइड हुई हैं वो 7,03,000 ये सुसाइड किए हैं लोगों ने। लगभग 100 में से एक पीपल ने सुसाइड किया पूरे वर्ल्ड में। मोस्ट अफेक्टेड एज ग्रुप कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो सुसाइड किए हैं वो 50 से पहले, 50 साल की उम्र से पहले लोगों ने किए हैं। ये लगभग 58% लोग ऐसे हैं जो 50 साल की पहले सुसाइड कर लिए। मतलब जितने लोगों ने सुसाइड किए ना 2019 में 7 लाख के अराउंड, उनमें से 58% ऐसे हैं जो 50 साल की पहले उम्र से ही, उनने 50 साल की उम्र भी नहीं होती उससे पहले ही सुसाइड कर ली। और सुसाइड जो की है ये पूरे वर्ल्ड में, जैसे 15 से 29 तक जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, 15 से 29 साल के बीच में जितने भी लोग हैं, उनमें से जितनों की डेथ हुई है, जितनों की भी मृत्यु हुई है, उनमें से 1/4 जो मृत्यु हुई है उसका कारण सुसाइड है। उन्होंने सुसाइड से मृत्यु की है 2019 में। मोस्ट अफेक्टेड रीजन कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में लोगों ने सुसाइड की हैं? 77% सुसाइड जो की है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में की हैं। मतलब जो गरीब देश हैं उनमें ज़्यादा सुसाइड के केस देखने को मिले हैं 2019 में। 77% वहाँ पर हुए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज देखें, औसतन 9 में, मतलब 1 लाख पीपल में से 9 लोगों ने अपनी लाइफ को सुसाइड के जरिए एंड कर दिया, आत्महत्या कर ली। हायर देन ग्लोबल एवरेज कहाँ पे है? मतलब जितनी भी ग्लोबल एवरेज है उसमें ज़्यादा कहाँ पे है? ज़्यादा है अफ्रीका, यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ हैं, इनमें ज़्यादा केस देखने को मिले सुसाइड के। ओवरऑल डिक्रीज कहाँ पे हुआ सुसाइड का रेट? 2020 से 2019 में से देखें तो ये 2020 में जितनी सुसाइड होती थी उसके मुकाबले 2019 में सुसाइड के रेट कम हुए हैं। 36% तक डिक्रीज देखने को मिला सुसाइड में। मतलब 2000 में ज़्यादा होती थी सुसाइड और 2019 में कम हो गई हैं 36%। करंटली ओनली 38 कंट्रीज आर नोन टू हैव ए नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। केवल 38 कंट्रीज ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने सुसाइड को कम करने के लिए एक प्लान बनाया हुआ है, स्ट्रेटजी बनाई हुई है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, ताकि सुसाइड के केसों को रोका जा सके। ऐसे सिर्फ 38 कंट्रीज हैं, देश हैं जिन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बना रखी है, प्लान बना रखा है। WHO की गाइडलाइंस हैं
जो कंट्रीज़ को हेल्प करती हैं कि सुसाइड के रेट हैं, जो मोर्टिलिटी रेट है, जिनकी सुसाइड की वजह से जो डेथ हो जाती है, उसको 1/3 तक कैसे कम करना है, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स नियम बताए हुए हैं, कुछ डायरेक्शन दी हुई हैं WHO ने। वो कौन कौन सी डायरेक्शन है? एक तो है कि लिमिटिंग एक्सेस टू मीन्स ऑफ सुसाइड। मीन्स का मतलब साधन, सुसाइड किसके जरिए किया जाता है उनको ही लिमिट करो, उन पर ही कंट्रोल लगाओ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हजार्डस पेस्टिसाइड या फायर आर्म से अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, पेस्टिसाइड मतलब होते हैं जो पेस्ट वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए दवाई यूज की जाती है ना, उसको बोलते हैं। तो बहुत से लोग इनको खरीदते हैं और इन्हें खा के मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इनकी एक्सेस रोको, किसी भी पर्सन को ऐसे ही मत बेचो, ये WHO ने बोला। मीडिया को भी एजुकेट करो। मान लो कहीं पे सुसाइड के लिए कोई किसी ने ट्राई किया है और वो बच गया, तो मीडिया को एजुकेट करो कि उसे लेके आए, मीडिया में दिखाए, रिपोर्ट करे उसकी। नेक्स्ट क्या है? सोशियो इमोशनल लाइफ स्किल्स को डेवलप करो एडोलेसेंट में। एडोलेसेंट बोलते हैं 14 से 18 साल के बच्चों को, जो किशोर अवस्था बोलते हैं हिंदी में। तो एडोलेसेंट में क्या है? सोशल इमोशनल लाइफ स्किल को फोस्टर करो। फोस्टर का मतलब होता है प्रमोट करना, बढ़ावा देना। सोशियो इमोशनल का मतलब है कि उसे ऐसी स्किल्स हों, दक्षता हो बच्चे में कि अपने माइंड पे कंट्रोल कर सके और सुसाइड की तरफ ना जाए। तो उसमें स्किल्स दो अपनी इमोशन को कंट्रोल करने की, अपनी भावनाओं को रोक सके। नेक्स्ट है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, मूल्यांकन करें, मैनेजमेंट करें। अगर किसी में सुसाइड की थॉट डेवलप हो रही है किसी में, या बिहेवियर ऐसा लग रहा है किसी बच्चे का कि उसमें सुसाइड की कुछ मतलब इमोशंस, थॉट, विचार आ रहे हैं, तो उन्हें पहले से ही असेसमेंट करो, मूल्यांकन करो, आइडेंटिफाई करो, फिर उनको मैनेज करो। ये कुछ गाइडलाइंस दी हैं WHO ने। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? 3 नंबर का गोल है। 3 नंबर का गोल जो हेल्थ से रिलेटेड है, उसी में टारगेट है 3.4। ये 2030 तक ये है कि जो भी प्री मैच्योर मोर्टिलिटी होती है, प्री मैच्योर का मतलब है वक्त से पहले जो डेथ, मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। एक तो होता है मान लो आप बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग होने के बाद मान लो 100 साल के, 80 साल के हो गए, बिल्कुल आपका शरीर काम करना बंद कर दिया, तब आपकी मृत्यु हुई, वो तो चलो मेच्योरिटी पे आपकी मोर्टिलिटी हुई है, डेथ हुई है। एक होता है प्री मैच्योर, आपकी किसी की भी डेथ होगी मान लो 15 साल में, 20 साल में, या पहले ही समय से पहले 40-50 साल में, तो ये 1/3 तक रिड्यूस करनी है, ये टारगेट है 3.4। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से जो ऐसी डेथ होती हैं उन्हें प्रिवेंट करना है, बचाना है और ट्रीटमेंट देना है, इलाज देना है। और मेंटल हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करना है। लोगों में जो मेंटलिटी, मेंटल हेल्थ का मतलब है बहुत सारे लोग मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है ना, कि मेंटली स्ट्रेस झेलते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि वो मेंटली प्रॉब्लम है उनके साथ, तो इसको भी प्रमोट करना, उन्हें काउंसलिंग करके, साइकोलॉजिस्ट मतलब साइकेट्रिस्ट होते हैं जो, उनसे कंसल्टेंस करा के और उन्हें काउंसलिंग देके उनको ट्रीट करना। नेक्स्ट है टारगेट 3.5। इसमें क्या है? जैसे भी जो सब्सटेंस अब्यूज होते हैं उनका प्रिवेंट और ट्रीटमेंट, इसको स्ट्रेंथ करना। जैसे सब्सटेंस अब्यूज का मतलब है नारकोटिक ड्रग्स वगैरह का यूज करना, एल्कोहल जो यूज करते हैं इनको रोकना, इनके हार्मफुल यूज हैं एल्कोहल वगैरह के। एल्कोहल मतलब शराब, वाइन, जो दारू वगैरह पीते हैं इनको कम करना। जो नारकोटिक ड्रग्स लेते हैं, अफीम वगैरह या कोई भी ऐसी दवाई नशे करने के लिए, इनसे जो डेथ होती है उनको कम करना। 3.8 टारगेट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना, ये भी मेंटल हेल्थ का पार्ट है। तो ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आते हैं। सुसाइड रेट इंडिया में कितना है? 2019 का डेटा देखें तो पूरे हाईएस्ट सुसाइड रेट है इंडिया के साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। साउथ ईस्ट एशियन रीजन कौन सा है? ये इंडिया है ना, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है साउथ ईस्ट एशियन रीजन, जिसमें साउथ एशिया में इंडिया भी आता है और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में भी गिन लेते हैं इंडिया को। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है, सबसे ज़्यादा सुसाइड हुए हैं। 1 लाख लोगों में 16.5 लोगों ने सुसाइड किए। लगभग 2 लाख पीपल की बात करें तो कितना हो गया? 33 पीपल ने सुसाइड किए 2 लाख पीपल में से। और इंडिया में ऑल्सो द थर्ड हाईएस्ट फीमेल सुसाइड रेट, सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इंडिया की जो वुमन है उन्होंने सुसाइड की है। 14.7% सुसाइड रेट है वुमेंस में। इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं ठीक करने के लिए? देखो ये मेंस में आपका क्वेश्चन आ सकता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और कई बार पूछा भी गया है। हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोई सा भी यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन उठा के देख लो। तो ये आपको बोरिंग लग रहा होगा टॉपिक, लेकिन आपको याद करना है ये। हाँ, आपको ये याद ना रहे
कि कितनी रेट कहाँ पे हुए वो ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कहीं कहाँ पे हाईएस्ट है कहाँ पे लोएस्ट है, इंडिया का क्या है ये आप याद रख सकते हो। इंडिया ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, कौन सी स्कीम्स एक्ट कानून बनाए हैं सुसाइड रेट को रोकने के लिए। एक 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया था जिसमें सुसाइड को डी क्रिमिनलाइज किया था। डी क्रिमिनलाइज का मतलब ये है सुसाइड जो आत्महत्या है 2017 के इस एक्ट से पहले क्रिमिनल एक्ट समझी जाती थी, मतलब एक अपराध, कि अगर मान लो किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो उसे सज़ा दी जाएगी अगर वो बच गया तो। सोचो अगर बच गया तो भी सज़ा मिलेगी, मर गया तो मर ही गया। तो ये ऐसा कानून था हमारे देश में, लेकिन इसको सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया 2017 में एक्ट बना के। और यानी कि अब वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, यानी कि उसकी मेंटल कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएंगी ताकि उसकी मेंटल हेल्थ को सुधारा जा सके इस एक्ट के जरिए। नेक्स्ट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रखा है जिसके जरिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डेवलप किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत स्कीम जो चला रखी है गवर्नमेंट ने, उसके अंदर क्या है, आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जाते हैं ताकि प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर होते हैं उन पे भी क्वालिटी की हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सके ताकि उनकी मेंटल जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। कुछ डी एडिक्शन सेंटर हैं और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। डी एडिक्शन का मतलब है जो जिन लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है, दारू वगैरह पीने की, ड्रग्स की लेने की, तो उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर खोले जा रहे हैं और खोले जा चुके हैं जो उन्हें नशे से एक तरह से नशा मुक्ति केंद्र जो होता है ना वो ये है डी एडिक्शन सेंटर, कि उन्हें नशे से छुटकारा दिलाने के लिए रिहेबिलिटेशन सर्विस भी प्रोवाइड की जाती हैं कि जो मान लो नशे को छोड़ता है तो उसे कुछ प्रॉफिट दिए जाते हैं कि आपको ये सब कुछ दिया जाएगा, ऐसा कुछ दिए जाते हैं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज में। कॉम्प्रिहेंसिव सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी चलाई हुई है जिसके अंतर्गत नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है इंडिया की 2014 में चलाई थी, इसी के अंदर है ये कॉम्प्रिहेंसिव सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, जिसमें क्या किया जाता है, मल्टी सेक्टरल कोलैबोरेशन की जाती है, मतलब डिफरेंट सेक्टर से सहयोग किया जाता है, कोऑपरेट किया जाता है, और जो लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है लोगों को और असेसमेंट की जाती है। तो ये सब इंडिया ने ये प्लान, स्ट्रेटजी और एक्ट बनाए हुए हैं, ये आपको बस याद रखना है इसमें, यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एट UNHRC ग्रेव कंसर्न्स रेज्ड ओवर जिनजियांग। जिनजियांग एक रीजन है चाइना में, प्रोविंस है। प्रोविंस चाइना में स्टेट को ही बोलते हैं, जैसे हमारे कंट्री में क्या बोलते हैं, राज्य को स्टेट बोलते हैं और वहाँ पे राज्य को बोलते हैं प्रोविंस। तो प्रोविंस है एक जिनजियांग। यहाँ पे क्या है, उइगर मुस्लिम रहते हैं। उइगर मुस्लिम बहुत बार हमने ये टॉपिक कवर किया है लेकिन फिर न्यूज़ में फिर पढ़ लेते हैं। उइगर मुस्लिम के साथ अत्याचार होता है ऐसा लोगों का कहना है और बहुत सारी कंट्रीज़ मानती हैं। तो इसलिए जो इस पे कंसर्न रेज किए हैं, प्रॉब्लम रेज किए हैं कि UNHRC में इसके खिलाफ रिजोल्यूशन लाया जाए। UNHRC एक काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, 2006 में बनी थी। ये पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, ह्यूमन राइट को इंश्योर करने के लिए, मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लोगों के लिए ये काम करती है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कंट्री हो, देश हो या आदमी हो। ये 2006 में बनी थी, हमने इसके लिए स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा हुआ है। ये अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जाके देख सकते हो आप डिटेल में, बहुत बार न्यूज़ में रही है ये, तो क्वेश्चन हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि UPSC ने मेंस में भी बहुत बार UN की जो स्पेशलाइज एजेंसी है बहुत बार क्वेश्चन पूछा उनसे जो न्यूज़ में रहती हैं और प्रीलिम में भी पूछ लेती है। तो मोर देन 14 कंट्रीज हैं जिनको नेतृत्व किसने किया है, कनाडा ने नेतृत्व किया है, यानी कि लेड बाय कनाडा। 14 कंट्री हैं जिन्होंने कहा है कि UNHRC में एक रेजोल्यूशन लाया जाए चाइना के अगेंस्ट। जो चाइना जिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत में ये कुछ एक्शन है उनके अगेंस्ट लाया जाए। मतलब ऐसा कहना है चाइना इन रीजन में, जिनजियांग में, हांगकांग में, तिब्बत में कुछ अत्याचार करता है, टॉर्चर करता है लोगों पे, उसके अगेंस्ट एक रिजोल्यूशन लिया जाए। रिजोल्यूशन का मतलब कागज़ पे लिखा होगा चाइना के अगेंस्ट रिजोल्यूशन, वो रिजोल्यूशन हो गया, पास हो जाएगा तो चाइना में उसकी छानबीन की जाएगी कि हाँ चाइना में ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसकी डिमांड की है। तो डिमांड है क्या, डिमांड यही है, अगर मान लो अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो UN राइट चीफ हैं, जो UN राइट चीफ का मतलब जो ह्यूमन राइट काउंसिल के चीफ हैं, जो यहाँ के हेड हैं, चेयरमैन हैं इसके काउंसिल के, वो हैं मिशेल बैचलेट। फिर इनको आज़ादी मिल जाएगी और ये कोई भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भेज सकते हैं चाइना में यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए कि जिनजियांग रीजन में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जो यहाँ पे जो आरोप लगते हैं चाइना पे लगते भी, क्या चाइना करता भी है ऐसा, लेकिन चाइना खुद नहीं मानता कि वो उइगर मुस्लिम है जो लोग हैं
उन पे अत्याचार करता है या नहीं करता। तो ये जो आर्बिट्ररी डिटेंशन की जा रही है उइगर मुस्लिम्स की और अदर मुस्लिम माइनॉरिटी है, मतलब जो लोग यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग रहते हैं चाइना में कुछ, और उइगर मुस्लिम एक प्रजाति का नाम है उइगर, ये मुस्लिम प्रजाति के ही लोग हैं। तो इनको कैद करके रखा जाता है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब है अपनी मर्जी से, डिटेंशन का मतलब कैद, अपनी मर्जी से कैद करके रखा जाता है इनको। तो इनके खिलाफ ये एक्शन लिया जाए चाइना के खिलाफ, इनको ये इशू है। इशू ये है, इशू क्या है कि यहाँ पे क्या है, मिलियंस पीपल, लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और उनको जिनजियांग आर्बिट्ररीली डिटेंड करके रखता है, कैद करके रखता है। और ये टारगेट करता है उइगर मुस्लिम्स को और जो अदर माइनॉरिटी मेंबर्स हैं उनको, और उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, उनकी फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है। और उनकी उइगर कल्चर है, जो अपनी संस्कृति है उनकी, लोग जो कुछ मान लो फेस्टिवल वगैरह मना रहे हैं कुछ भी, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, रोक लगाता है चाइना। पहले तो ये देखो चाइना में है कहाँ है रीजन, ये अपना आपको पता है हिंदुस्तान के साइड में नेपाल, और ये चाइना, चाइना में ये साइड में है जिनजियांग प्रोविंस। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे रहते हैं ये मुस्लिम जो पीपल हैं, उइगर मुस्लिम पीपल यहाँ पे रहते हैं। तो ये आपको इतना भी याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज से ये जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर लगाता है। इधर ये कजाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी बॉर्डर लगाता है ये। तो ये सारी कंट्री आपको याद रखनी है किस किस कंट्री से बॉर्डर लगाता है। इधर मंगोलिया है, तो एक बार मैप में आप देख लेना, ये आप मैप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको देखना ही है। तो ये चाइना का, ये यहाँ पे तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये आपका कजाकिस्तान है, ये रीजन है, ये अफ़गानिस्तान है, और आपका यहाँ पे है ये आपका पाकिस्तान है, और ये इंडिया है। ये सारे जो रीजन है ना यहाँ पे, और मंगोलिया, ये कौन कौन से रीजन से बॉर्डर लगाता है ये आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कौन कौन से रीजन से बॉर्डर लगाता है। और ये हैं जी उइगर मुस्लिम जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे हमारे तुम्हारे तरह के कुछ दिखाई देने वाले पीपल ही होते हैं। तो चाइना का क्या रिस्पॉन्स है ये, इसके बारे में चाइना क्या कहता है। चाइना कहता है कि वो सारे जो क्वेश्चन रेज किए जाते हैं और आरोप लगाते हैं उनको डिनाई करता है, अस्वीकार करता है कि हम कुछ भी उइगर्स मुस्लिम के साथ मिसट्रीट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अनहोनी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं सेंटर में, ताकि वो एक्सट्रीमिज्म के आइडियाज़ को ज़्यादा प्रमोट ना करें। मतलब एक्सट्रीमिज्म का मतलब है जो रियोट्स वगैरह, दंगे होते हैं, लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं, नॉन वायलेंस होता है, उसको ज़्यादा ये प्रमोट ना करें, ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको काउंटर करने के लिए, एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, लोगों को माइंडसेट चेंज किया जाता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा चाइना का कहना है। तो उइगर्स कौन है, उइगर्स प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किश एथनिक ग्रुप हैं, मतलब यहाँ पे रहते हैं जिनजियांग प्रोविंस में, और ये टर्किश एथनिक ग्रुप हैं, मतलब जो टर्की में लोग रहते हैं ना मुस्लिम पीपल, उन्हीं से मैच खाते हैं, उन्हीं के ओरिजिन के लोग हैं ये जो यहाँ पे रहते हैं। ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया में रहते हैं, और ये याद रखना है ये टर्किश भाषा ही बोलते हैं, इनकी जो ऑन लैंग्वेज है वो टर्किश भाषा के सिमिलर है, जैसी टर्किश लैंग्वेज है ना ऐसी इनकी भाषा है लगभग। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जैसी कंट्रीज़, जो सेंट्रल एशिया में जो नेशन है, कंट्री हैं, देश हैं, उनकी जो कल्चर है ऐसी कल्चर इनकी है लगभग। और चाइना इन्हें रिकग्नाइज नहीं करता कि ये रीजनल माइनॉरिटी है, मतलब इन्हें रीजनल माइनॉरिटी तो इन्हें रिकग्नाइज करता है, लेकिन क्या है ये एक तरह से इंडिजिनस ग्रुप है यहाँ पे, लेकिन इसको रिजेक्ट करता है। वो कहता है ये हमारे इंडिजिनस पीपल नहीं है। इंडिजिनस का मतलब होता है मूल निवासी, जैसे वो चाइना के, वो कहता है ये चाइना के मूल निवासी नहीं है, उन्हें रीजनल माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करता है। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, जो भी, मैं जैसे मान लो किसी में भी ले लो, जैसे पॉपुलेशन में लोगे, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, जो 50% पॉपुलेशन से कम है, जिनकी पॉपुलेशन सब माइनॉरिटी में आते हैं। जैसे अपने इंडिया में क्या है, 50% से ज़्यादा एक ही कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, वो है हिंदू धर्म के लोग। हिंदू धर्म के बाद सारे जो कम्युनिटी है उनकी 50% से कम पॉपुलेशन है, तो वो सारे माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। ऐसे ही ये रीजनल माइनॉरिटी ग्रुप तो समझता है चाइना इन्हें, लेकिन इंडिजिनस पीपल नहीं समझता कि ये हमारे देश के ही नहीं है, ऐसा नहीं समझता। इनकी करंटली जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो उइगर एथनिक कम्युनिटी, ये जिनजियांग प्रोविंस में रहती है। और एक चीज़ याद रखनी है आपको, सिर्फ जिनजियांग प्रोविंस में ही नहीं पाए जाते हैं उइगर मुस्लिम, ये और जगह भी पाए जाते हैं, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, यहाँ पे भी उइगर मुस्लिम की पॉपुलेशन रहती है। तो आपको स्टेटमेंट में आ जाए सिर्फ चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में मिलते हैं तो वो गलत हो जाएगा, और भी कंट्रीज़ में मिलते हैं ये उइगर मुस्लिम क्या है, इन पे कुछ फॉल्स आरोप लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, चाइना गवर्नमेंट लगाती है।
ऐसे आरोप लगाती है कि ये टेररिज्म फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, सेपरेटिज्म को प्रमोट करते हैं, कि ये चाहते हैं अलग से इनका जिनजियांग अलग से देश बने, अलग कंट्री बने, ऐसे आरोप लगाती है चाइना इन पे। तो इन पे बहुत सारे ये सफ़र कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन से, मतलब इन पे मुकदमा चलाती है, केस चलाती है कोर्ट में, फोर्सफुल डिटेंशन करती है, बल्कि बेस बेस इन्हें जेल में डाल देती है, कैद करके रखती है, स्क्रूटनी करती है, इनकी जांच करती है, सर्वेलेंस करती है, निगरानी करती है इन सारी कम्युनिटीज़, मतलब सब लोगों की, इस कम्युनिटीज़ की। और इवन स्लेवरी के भी एग्जाम्पल देखने को मिले हैं। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, लोगों को गुलाम बना के रखाया जाता है, बिना पैसों को काम कराया जाता है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल देखने को मिले हैं यहाँ पे। तो ऐसे आरोप लगते हैं चाइना पे। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था इसमें। नेक्स्ट है अपना यूनेस्को टू डाउनग्रेड स्टेटस ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ्स, ऑस्ट्रेलिया ब्लेम्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। यूनेस्को आप सबको पता है क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसने अभी जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कोरल की वैरायटी है, कोरल है जी, कोरल, ये ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है। तो ये कोरल को डाउनग्रेड कर दिया इसका स्टेटस, और इसका स्टेटस डाल दिया इंडेंजर लिस्ट में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक इंडेंजर लिस्ट होती है, उसमें डाल दिया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है विश्व विरासत स्थल, ऐसी कोई जगह जिसकी कोई यूनिक इंपॉर्टेंस है, कोई अलग से महत्वपूर्ण उसकी विशेषताएं हैं, तो उसको यूनेस्को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल देता है। जैसे हमारे इंडिया में भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जैसे अजंता है, ताजमहल है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की हुई हैं। तो ऐसे ही इसकी जो है ग्रेट बैरियर रीफ, इसको इंडेंजर लिस्ट में डाल दिया है। इसकी कई सारी लिस्ट हैं, जब जिसको ज़्यादा खतरा होता है लुप्त होने का, कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या है, ख़त्म हो जाएगी वैरायटी, तो उसे इंडेंजर लिस्ट में डाल देती है। मतलब इसको खतरा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कंजर्वेशन के लिए, इसके संरक्षण के लिए। तो इसकी एक कमेटी होती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, वो डाल दी है ऐसी लिस्ट में। तो अभी रिकमेंडेशन की है, सिफारिश दी है कि इसको भी ग्रेट बैरियर रीफ को इंडेंजर लिस्ट में डाला जाना चाहिए। ये कहाँ पे, पहले तो ये देखो, ये पहले ये वाला मैप देखो आप, इसमें देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, दिखाई दे रहा है आपको, इंडिया के यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन के पास ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे कोरल सी भी है, कोरल समुद्र है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट जो साइड है यहाँ पे डायरेक्शन में। तो ये अब देखो आप ऑस्ट्रेलिया का मैप, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे ये रेड रेड सा दिखाई दे रहा है, ये देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप, और ये समुद्र में है, ये समुद्र में है, सी में। ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, यहाँ पे जो एरिया है, सी है, बीच है, कोस्ट है, यहाँ के पास है ये वाला एरिया, यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल का टाइप है, इसकी पॉपुलेशन, कोरल रीफ क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से इसको इंडेंजर लिस्ट में डाला है। और ये क्या है, कोरल डिक्लाइन हो रहा है। ये कोरल कैसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है, ये कुछ ऐसा होता है। समुद्र का पानी है, समुद्र के अंदर रहती है, ओशियन के अंदर। हमने कोरल पर स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा हुआ है, आप एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जो सिंपल CSC लिखा है वहाँ पे क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, प्लेलिस्ट में ऊपर आएगा, प्लेलिस्ट में जाओगे तो ज्योग्राफी या एनवायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कोरल के बारे में। 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, तो आप जरूर देखना वो, क्योंकि पूरे सालों साल न्यूज़ में रहती है और कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC, और पूछा भी है पहले भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा। अगर पिछले 20 साल के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये इशू क्या है, अभी इशू यही है, ऑस्ट्रेलिया अपोज कर रहा है इस मूव को। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि नहीं, इंडेंजर लिस्ट में नहीं डालना चाहिए इसको, यूनेस्को को, ये अपोज कर रहा है। इसका अपोज का मतलब है विरोध कर रहा है इसका। यूनेस्को ने पहली बार भी 2017 में भी ऐसा कहा था, कि यूनेस्को ने कहा था कि इसको इंडेंजर स्टेटस देना चाहिए ग्रेट बैरियर रीफ को, ऐसा सजेस्ट किया था यूनेस्को ने 2017 में भी। लेकिन उसके बाद फिर क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने $2.2 बिलियन खर्च किए, इतनी मनी खर्च की इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जो कोरल रीफ है यहाँ पे, जो कोरल है ग्रेट बैरियर रीफ, इसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ताकि ये ख़त्म ना हो इसकी वैरायटी, तो $2.2 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन फिर भी ये लॉस होता जा रहा है इसका। देख, इसमें ब्लीचिंग हो रही है, ब्लीचिंग इवेंट देखने को मिले हैं। ब्लीचिंग का मतलब होता है डिसकलरेशन, डिसकलरेशन का मतलब होता है इसका कलर फेड हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लीचिंग। इसका कलर रिमूव हो जाता है। और कलर किसकी वजह से रिमूव हो जाता है, कलर ब्लीचिंग होने का मतलब, कलर रिमूव होने का मतलब लॉस ऑफ कोरल, मतलब कोरल का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे कोरल ख़त्म होती जा रही है, इसका मतलब ये है। और किसकी वजह से होता है, मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, ग्रेजुअल टेम्परेचर का बढ़ना एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब वातावरण में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना अर्थ के एटमॉस्फेयर का, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और किस वजह से बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? जैसे कोल हो गया, कोयला, ये जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोल डीजल हो गए, ये भी फॉसिल फ्यूल है। इनके जलाने से ये व्हीकल में यूज करते हैं। जैसे कोल से क्या है, कोयला से बिजली बनती है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो, उनमें बिजली बनती है, और इससे जो हीट निकलती है, पॉल्यूशन निकलता है इससे। पेट्रोल डीजल व्हीकल में यूज करते हैं या किसी फैक्ट्री में यूज करते हैं तो उनसे भी पॉल्यूशन निकलता है, कार्बन इमिशन होता है, वो जाके ग्रीन हाउस गैस इनसे निकलती हैं। ग्रीन हाउस गैस वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इसकी वजह से सी टेम्परेचर बढ़ जाता है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ब्लीचिंग हो जाती है। ब्लीचिंग क्या है? कोरल का जो कलर है वो डिसकलरेशन हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसकी वजह से कोरल लॉस हो जाता है। ये सारा प्रोसेस है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का कार्बन इमिशन हो क्यों रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रिलायंस है, ये रिलायंस का मतलब है निर्भरता, डिपेंडेंस। ऑस्ट्रेलिया की जो डिपेंडेंस है वो कोल फायर्ड पावर प्लांट पे है। मतलब यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बिजली कोल से बनती है, कोयले से बनती है। और ये पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन इमीटर है, पूरे वर्ल्ड में पर कैपिटा के हिसाब से देखें। पर कैपिटा का मतलब होता है अगर जितना कार्बन इमिशन हो रहा है लोगों से डिवाइड कर दें, मतलब एक आदमी कितना कार्बन इमिशन कर रहा है, वो होता है पर कैपिटा। तो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्बन इमीटर है ये ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कार्बन ये कोल फायर्ड पावर प्लांट के जरिए बिजली बनाता है, कोल से बनाता है, कोयला से, और वो उससे ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं। तो एक तरह से ये क्या है, गवर्नमेंट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है। ये नहीं चाहती कि यहाँ पे ये जो रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करे। सोलर एनर्जी हो गई, सूर्य से ऊर्जा बनती है, जो आपका विंड एनर्जी होगी, तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है यहाँ की। ये फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा यूज करती है, फॉसिल फ्यूल की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करती है, बैक करती है। बैक का मतलब प्रमोट करना, सहायता करती है उन्हीं को। इनकी वजह से इमिशन ज़्यादा होता है। तो ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जैसी चल रहा है सिस्टम उसी को कंजर्व, संरक्षण करना, प्रोटेक्ट करना, उसी को चलते रहना, ऐसा होता है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का मतलब। ये व्हाट आर द इंडेंजर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये इंडेंजर का क्या मतलब है? इसमें इंडेंजर का मतलब यही होता है, वर्ल्ड हेरिटेज की एक लिस्ट है इंडेंजर की, उसमें इसको डालते हैं जिसको ज़्यादा खतरा होता है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो 1972 की है, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 11, उसका क्लाउज 4 है। उसके क्लाउज 4 में ये लिस्ट है वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट। उसमें जो किसी को खतरा ज़्यादा होता है उसको डाल देते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब इसमें लिस्ट में डाल देते हैं? ऑब्जेक्टिव होता है मतलब टारगेट होता है कि इसमें क्या है कि इसको खतरा है तो इसको इम्प्रूव करें, जो इसको थ्रेट है उसको मिटाएं और इसको इम्प्रूव करें। इसका टारगेट यही होता है कि करेक्टिव एक्शन लिए जाएं। करेक्टिव एक्शन का मतलब है इसको ठीक करने के लिए कुछ एक्शन लिए जाएं और इनकरेज किया जाए गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी, अवेयरनेस फैलाया जाए, जिसकी वजह से इसकी जो पॉपुलेशन है या ये कोरल जो लॉस हो रहा है, इसको जो घट रही है, डिक्रीज हो रही है, इसको बढ़ाया जाए, इसको प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए। ये इसका टारगेट होता है। क्राइटेरिया क्या होते हैं? देखो बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जैसे पोटेंशियल डेंजर है, किसी को खतरा है घटने का, जैसे अभी इसको लॉस हो रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, ब्लीचिंग हो रही है, तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से इन डेंजर लिस्ट में डाल देती है। जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रॉपर्टी को इंडेंजर लिस्ट में डाल देती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को की है। जब उसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है, उनमें से बहुत सारे क्राइटेरिया, कम से कम एक क्राइटेरिया मिलना चाहिए। एक क्राइटेरिया हो रहा हो, उसको डेंजर हो रहा हो किसी से, एटलीस्ट वन क्राइटेरिया के बेस पे उसे डाल देती है इन डेंजर लिस्ट में। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं? इम्प्लीकेशन क्या होते हैं मतलब क्या संकेत देना चाहता है जब इसमें डाल देते हैं? इसका मतलब ये है, अगर वर्ल्ड हेरिटेज की इंडेंजर लिस्ट में डाल दिए तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी चाहती है कि उसके लिए क्या है, इमिडिएटली असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जाए। वर्ल्ड हेरिटेज फंड बना हुआ है जिसमें मनी है, उसमें से पैसा दिया जाता है उस साइट को डेवलप करने के लिए। जैसे अभी ग्रेट बैरियर रीफ को चाह रहे हैं इंडेंजर लिस्ट में डालना, तो उसके लिए मनी प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो एंडेंजर्ड प्रॉपर्टी है इसको इम्प्रूव किया जाए यहाँ पे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अलर्ट देते हैं, इससे जानकारी देते हैं कि भाई साहब इसकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो इसके लिए जो इंडेंजर साइट है इसकी सहायता करो, इसके लिए जॉइंट एफर्ट लगाओ कि ताकि सब मिलकर इसको बचा सकें, जो ये साइट है, जो प्रॉपर्टी है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यही करती है कि जो स्टेट पार्टी होती है उसके साथ कंसल्ट करती है। कंसल्ट का मतलब है उसके साथ विचार विमर्श करती है और फिर करेक्टिव मेजर्स लेती है उस गवर्नमेंट के साथ मिलकर और सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है इसमें। लेकिन सम इलुस्ट्रेटिव केसेस और भी हैं इससे पहले,
कि ऐसा नहीं है कि इसी एंडेंजर्ड लिस्ट में सिर्फ इसी को डाल रहे हैं, इससे पहले भी बहुत सारी साइट डाली हुई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ईरान की सिटी है बैम, बैम सिटी है ईरान। ईरान आप जानते हो कहाँ पे, ये हिंदुस्तान है या ये पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसके साइड में ईरान दिखाई दे रहा है आपको। ईरान में एक सिटी है, शहर है जिसका नाम है बैम। बैम सिटी को पहले डाला था 2003 में, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला था, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था और यहाँ पे क्या है 26,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से। उसके बाद इसको 2004 में इंडेंजर लिस्ट में डाल दिया, इस सिटी को, इस शहर को। और फिर यहाँ के लोगों को जो भी नुकसान हुआ था तो इंटरनेशनल एफर्ट लगाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रयोग किए, प्रयास किए कि यहाँ की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको मिटने ना दिया जाए, जो यहाँ की संस्कृति है, जो यहाँ की ट्रेडिशन है उसको मिटने ना दिया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो सिटी को डिवास्टेटेड होने से बचाया था इसको, बैम सिटी को, क्योंकि बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी अर्थक्वेक में, 26,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो लोगों को बचाया जाए, यहाँ पे उनकी कल्चर को बचाया जाए, ये एफर्ट लगाए थे। अब आपके मन में आ रहा होगा ऑस्ट्रेलिया क्यों चाहता है, क्योंकि जब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की एंडेंजर लिस्ट में डाला है और यूनेस्को तो फिर इसका सहायता ही करेगी कि ताकि कोरल को इम्प्रूव किया जा सके। और कोरल का फ़ायदा भी बहुत होता है, कोरल का फ़ायदा भी बहुत होता है भाई साहब, इससे मेडिसिनल वगैरह कुछ मेडिसिन के प्लांट भी मिलते हैं, यहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, फ्लड वगैरह को रोकने के काम आते हैं ये कोरल्स वगैरह। और यहाँ पे जो कोस्टल एरिया में जो सॉइल इरोजन वगैरह होते हैं उसको भी रोकने के काम आते हैं। तो ये फिर चाहता क्यों है, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं चाह रहा, क्यों अपोज कर रहा है? देखो ऑस्ट्रेलिया को ये नुकसान है क्योंकि इसकी जो इकोनॉमी है वो कोल फायर्ड पावर प्लांट पे डिपेंड है, मतलब कोयले से ज़्यादा बिजली बनाई जाती है। और जब इंटरनेशनल एफर्ट होंगे तो इन्हें रोका जाएगा कि आप कोयले को यूज़ ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी एनर्जी को ट्रांसफ़र करें, रिन्यूएबल एनर्जी बनाएं, ये बनाएं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया कुछ कुछ इस पर इसलिए अपोज कर रहा है। तो इतना ही है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंडिया यूएस पैसेक्स। इंडिया और यूएस के बीच में एक पैसेक्स एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, और इंडियन की नेवी और यूएस की नेवी के बीच में हुआ है। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मैरी टाइम पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है। मैरी टाइम जहाँ पे वर्ड आया समझ लेना, ओशियन, समुद्र, पानी की बात हो रही है, तो समुद्र में ये एक्सरसाइज होती है, पेट्रोलिंग एक्सरसाइज है। पेट्रोलिंग का मतलब है गश्त, सर्विलेंस करते हैं, निगरानी करते हैं इसमें, और एक दूसरे की जो कैपेबिलिटी होती है नेवी की तो शेयर करते हैं कि हमें क्या आता है, तुम्हें क्या आता है, एक दूसरे को सिखाते हैं, ऐसा कुछ होता है इस मिलिट्री एक्सरसाइज में। इंडियन नेवी ने किया है और यूएस की नेवी का नाम है रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, और इंडिया की नेवी का इंडियन नेवी नाम है। तो इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, इंडियन ओशन रीजन में ये एक्सरसाइज की गई है। एक चीज़ याद रखना है, ये पैसेक्स नाम से बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ होती है एक्सरसाइज, सिर्फ यूएस के साथ नहीं होती है, ये रसिया के साथ भी होती है, फ्रांस के साथ भी होती है, जापान के साथ भी होती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है। तो ये पैसेक्स से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो इससे ये याद नहीं रखना सिर्फ यूएस के साथ ही होती है। और ये साल में 2 बार होती है, कम से कम 2 बार होती है, बाई एनुअल है, बाई एनुअल का मतलब साल में 2 बार होती है एक्सरसाइज। तो इस पर आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है, इसमें यूएस और इंडिया की और भी जॉइंट एक्सरसाइज हैं। वज्र प्रहार इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास एक ये होती है इंडियन आर्मी यूएस आर्मी के बीच में। एयरफोर्स के बीच में होती है कॉप इंडिया। रेड फ्लैग होती है एक मल्टी लेटरल एयर एक्सरसाइज है, ये यूएस के बीच में होती है और इंडिया के बीच में। और एक मालाबार एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, यूएस और जापान पार्टिसिपेट करते हैं। ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है ये, ट्राईलेटरल का मतलब 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया था एज ए गेस्ट। लेकिन ये मालाबार एक्सरसाइज है ट्राईलेटरल एक्सरसाइज, इंडिया, यूएस, जापान की। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो यूएस के साथ होती हैं इंडिया की। तो यही था आज के लेक्चर में, इतने टॉपिक थे। अब क्वेश्चन करेंगे हम इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिप्स के रिगार्डिंग है, जो पेटेंट होता है ना, पेटेंट के रिगार्डिंग है, क्योंकि पेटेंट की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है 2020 से ही, जब से ये वैक्सीन डेवलपमेंट चल रहा है ना कोरोना का, तब से ही चल रहा है। और ट्रिप्स से कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन देखो आप उठा के, ट्रिप्स आता है डब्ल्यूटीओ में, और डब्ल्यूटीओ से लगभग 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे 8 से 9 बार क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड पूछा गया, उसमें ट्रिप्स भी आता है। और ट्रिप्स से ही लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है पिछले 10 सालों में, और लास्ट टाइम भी पूछा है आपका, लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा 2020 के प्रीलिम में। आप उठा के देखो, समझ आएगा। देखो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं भाई साहब, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाऊँ, और मुझे ना ही व्यूज़ की ज़रूरत है। आप सोच रहे हो मेरा जो लेक्चर है 10 लोग देखते हैं, 2 लोग देखते हैं, 3 लोग देखते हैं, 4 लोग देखते हैं, 5, 10 कुछ भी देखते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। एक पर्सन भी देख रहा है, उसे अच्छा पढ़ाना है। कहने का मतलब ये बेफालतू की चीज़ नहीं करानी है, जो इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ाना है। इम्पोर्टेंट वो है यूपीएससी का सिलेबस देखो और यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर देखो, उससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ो। आपको कुछ भी कचरा कूड़ा कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देखोगे उठा के, आप यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर उठा कर देखोगे, आपको पता चलेगा कि सिर्फ 40% सिलेबस ऐसा है यूपीएससी का जितना भी है, जिससे
80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 80%, और बाकी का 60% ऐसा सिलेबस है जिससे सिर्फ 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ही बताओ, कोई गधा ही होगा जो 60% पे ज़्यादा काम करेगा। किस पे काम करोगे आप? 40% पे, जिससे 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कट ऑफ कितने पे जाती है? 60% भी कट ऑफ नहीं जाती है भाई साहब यूपीएससी की, 50% भी कट ऑफ नहीं जाती है, 200 में से 100 के लगभग कट ऑफ जाती है, 98 ऐसे कट ऑफ जाती है जनरल की। तो आप किस किस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान दोगे? 40% को, तो इसको आप ध्यान दो। तो इसको कवर कराना मेरा मेन मकसद होता है आपका। तो अब क्वेश्चन करते हैं, फालतू के ज्ञान हो गए। तो क्वेश्चन हमारा ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये प्रोडक्ट पेटेंट पे फाउंड किया गया था। इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इसका मतलब है प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब है जो भी मान लो कोई कंपनी ने, किसी ने प्रोडक्ट बनाया, कुछ भी मान लो पेन बनाया, उसका पेटेंट मिल जाता है, मतलब उसे राइट मिल जाता है, स्पेशल राइट। जैसे मान लो 20 साल का राइट मिल गया, उसे वही बेचेगा, वही कंपनी बनाएगी, और जिसको वो चाहेगा, मान लो किसको परमिशन देगा, उसी से परमिशन देके किसी कंपनी से बनवाएगा। तो ये पेटेंट मिल जाता है, एक तरह से अधिकार। प्रोडक्ट पेटेंट जो अलाउ करता है कि इन्वेंटर को ऑफ न्यू ड्रग टू हैव एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल देम फॉर सम ईयर। प्रोडक्ट पेटेंट मिल जाता है, उसको ये अधिकार देता है, एक्सक्लूसिव राइट दे देता है कि सिर्फ वही, जिस कंपनी ने बनाया, जिस आदमी ने बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, उसी के पास अधिकार है, वही उसे प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा और वही उसे बेचेगा कुछ साल तक। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है। 1 2 दोनों करेक्ट, दोनों गलत, दोनों के दोनों सही हैं, सी करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन हमने फर्स्ट में देख लिया था, दूसरे का भी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना है, ये न्यूज़ में कई बार रही है, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। पहले ये नेगेटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट थी, लेकिन इसका नाम चेंज करके पॉजिटिव रख दिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो आपको बताना है इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए, करेक्ट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट ये करिए, ये जो आइटम होते हैं इस लिस्ट में, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में, ये इंक्लूड करते हैं कुछ वीपन्स हों, हथियार हों, या कुछ ऐसा सिस्टम जो इंडिजिनस सोर्स से बना हो, मतलब हमारे इंडिया में डेवलप हुआ हो। तो ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 का, उसके अकॉर्डिंग इनको आइटम को इंक्लूड करना है इस लिस्ट में, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, PIL में, इस लिस्ट में कुछ आइटम इंक्लूड कर दिए जाते हैं जो, जिसका मतलब ये होता है वो इंडिजिनस सोर्स से ही खरीदेगी गवर्नमेंट, मतलब हमारे इंडिया में जो कंपनी ने बनाया उनसे ही खरीदेगी। इसका मतलब ये अपने इंडिया में सेल्फ रिलायंस को अचीव करना है, आत्मनिर्भरता, डिफेंस एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करना है। मतलब जितने भी डिफेंस में, जितने भी लड़ने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, हथियार चाहिए, लड़ाकू विमान चाहिए, हम अपनी कंट्री से ही खरीदें, अपनी कंट्री में जो कंपनी डेवलप करें उनसे खरीदें, और डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट है उनका एक्सपोर्ट भी करें, दूसरे देशों में भी बेचें, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट कह रहा है जी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है AEW&C, एयर बॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, और एक टैंक इंजन, ये इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए जाते। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 ओनली 1 3 या 1 2 3। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सिस्टम भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर है 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब स्टेटमेंट पूछी गई हैं, आपको करेक्ट बताना कौन सा है। पहली स्टेटमेंट कह रही है असेस्ड कंट्रीब्यूशन आर ड्यूज कंट्रीज पे इन ऑर्डर टू बी ए मेंबर ऑफ WHO। असेस्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है जब किसी कंट्री को मेंबरशिप लेनी है WHO की, मान लो कोई देश है वो WHO को मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, सदस्य बनने के लिए उसे कुछ मनी प्रोवाइड करनी पड़ती है डॉलर में WHO को, तो उसको बोलते हैं असेस्ड कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है असेस्ड कंट्रीब्यूशन बाय ए मेंबर स्टेट इज कैलकुलेटेड रिलेटिव इन कंट्रीज वेल्थ एंड पॉपुलेशन। जो असेस्ड कंट्रीब्यूशन जो देते हैं, मनी देते हैं कोई कंट्री सदस्य बनने के लिए, वो उसकी जनसंख्या और उसके पास कितनी मनी है, पूरी कंट्री की कितनी GDP है, मनी है, उसके बेस पे कैलकुलेट की जाती है कि कितने उसे पैसे मनी देनी पड़ेगी मेंबर बनने के लिए। मैक्सिमम शेयर ऑफ फंडिंग जो आती है WHO के पास, वो असेस्ड कंट्रीब्यूशन से आती है क्या, मतलब जितना सबसे ज़्यादा WHO के पास जितना भी मनी आती है वो असेस्ड कंट्रीब्यूशन के द्वारा आती है क्या। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 3 1 2 1 ओनली या आपका ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता, असेस्ड नहीं आता। असेस्ड ये बिल्कुल सही है, वो ये किसी को मेंबरशिप लेनी हो तो कुछ मनी प्रोवाइड करनी पड़ती है WHO को, वही है असेस्ड कंट्रीब्यूशन, और इसे वहाँ उस कंट्री की पॉपुलेशन और वेल्थ के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपको इतनी पॉपुलेशन है और आपके पास इतनी वेल्थ है, उसके हिसाब से आप इतने मनी दीजिए तब आपको मेंबरशिप मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, 1 एंड 2। आपको बताना है अम्बुबाची मेला के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अम्बुबाची मेला असम में लगता है क्या, और ये लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है जिसमें वुमन महिलाएं इकट्ठा होती हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है, कांग्रीगेशन है, कांग्रीगेशन का मतलब है गैदरिंग, इकट्ठा होना। यहाँ पे इस दिन जब मेला लगता है महिलाएं सबसे ज़्यादा इकट्ठा होती हैं इस मेले में, अम्बुबाची मेला में। और असम में लगता है क्या, ये अम्बुबाची मेला है, ये उस ओकेजन पे मनाया जाता है, मतलब ये प्रमोट करता है अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन।
जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए, मतलब जो वुमेंस को पीरियड वगैरह आते हैं उस समय पे हाइजीन हो, अच्छे से स्वस्थ रहें, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इस प्रमोट करने के लिए ये अंबुबाची मेला एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों को दोनों सही है, सी करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पे। बाघ के पेंटिंग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, करेक्ट बताना है। बाघ के पेंटिंग का क्या मतलब है? केव होता है गुफा, गुफा बोलते हैं, जैसे पत्थर को काट के, जैसे पत्थर हैं, पत्थरों को काट के गुफा बना दी यहाँ पे, वो होती है केव। ये बाघ के पेंटिंग है कहाँ, कहाँ पे? ये केव गुफा है जो, ये मध्य प्रदेश में, एमपी में। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सी है इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट। पहली कह रही है पेंटिंग है जो बाघ केव की, ये जो अजंता केव्स हैं महाराष्ट्र में, उसी के पास है, और इसके जो डिजाइन एग्जीक्यूशन डेकोरेशन है लगभग अजंता केव में जो पेंटिंग हो रखी है ना उसके लगभग समान सी है, सिमिलर है, और अजंता केव के पास है। केव के पास ब्यूटीफुल मुराल्स भी हैं, मुराल्स ऑन वॉल। मुराल्स का मतलब ये होता है दीवार पे जो पेंटिंग बना देते हैं ना, उसी को बोलते हैं मुराल्स। ये बुद्धिस्ट और जातक युग की टेल्स हैं, टेल्स का मतलब होता है स्टोरी, कहानी। बुद्धिस्ट धर्म से जातक जो हैं टेल्स, कहानियाँ जातक की, ये दीवारों पे छापी हुई हैं क्या, इसने बाघ केव में छपी हुई हैं क्या, इस गुफा में। नेक्स्ट कह रहा है पेंटिंग डिपिक्ट करती हैं रिलीजियस थीम्स इन लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल एंड आर मोर सेकुलर इन नेचर। इसमें क्या है, जो पेंटिंग है वो सेकुलर हैं, वो सेकुलर हैं, और वो रिलीजियस थीम डिपिक्ट करती हैं पेंटिंग, मतलब धर्म से कुछ, मान लो धार्मिक चीज़ें कुछ डिपिक्ट कर दी, डिपिक्ट का मतलब दर्शाना, छाप दी, ऐसे डिपिक्ट करती हैं। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 2 ओनली 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, डी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है अपना स्टैचू ऑफ भामला बुद्धा परिनिर्वाण इज लोकेटेड इन। एक स्टैचू है, मूर्ति है बुद्धा की, जिसका नाम है भामला बुद्धा परिनिर्वाण, मतलब बुद्धा की ऐसा स्टैचू है जिसमें ये डिपिक्ट किया गया है, डिपिक्ट का मतलब दर्शाया गया है कि बुद्धा ने परिनिर्वाण की ओर है, मतलब परिनिर्वाण का मतलब डेथ की तरफ है। तो ये मूर्ति कहाँ पे है स्थित, ये बताना आपको, चाइना में, थाईलैंड में, जापान में या पाकिस्तान में। इसका सही आंसर है डी, पाकिस्तान में है ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं है भाई साहब, आज ये 6 क्वेश्चन थे।